नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में हम लोग विचित्र स्थिति में हैं। हम जहां आधुनिक विकास की फटाफट झटपट जीवन शैली में जीना चाहते हैं, तो यह भी पता नहीं है कि इस सब से हमारा क्या बना है और क्या बनेगा। विरोधाभासी उलझनों में हम फंसे हुए हैं। पिछले दिनों मैगी नूडल्स या कि खान पान की रेडीमेड चीजों का विवाद हुआ। ऐसे ही कभी कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स का जमेला बनता है तो केमिकल व रंग में तरबतर खाद्य चीजों की चिंता होती है। तब लगता है कि अपनी सभ्यता जिस खान पान की बदौलत आज तक है और जिंदा रही है, उसे नया खान पान ले डूबेगा। पश्चिम के ठंडे देशों में जैसा खान पान है वैसा भारत के लिए अनुकूल है या नहीं, इस पर हमने कायदे से न सोचा है और न कोई रिसर्च है। सचमुच खान पान, पहनावे और रहन सहन का मसला सभ्यताओं के सवाल लिए हुए है। भारत की सभ्यता कई मायनों में दुनिया के लिए अजूबा है। इसका चलना और सतत सनातनी अंदाज में चलते रहना कुछ अंतर्निहित खूबियों डीएनए के कारण ही हुआ होगा। इसमें खान पान, रहन सहन, समाज व्यवस्था की जड़ों का मूल हाथ है। सोचे, मैगी नूडल्स की गहराई में फटाफट झटपट के स्वभाव को यदि हम घर घर पेठा रहे तो क्या बुनियाद को यह बदलना नहीं है? खान पान बदलना स्वभाव मिजाज का बदलना है। चाहे तो इसे नकलचीपना, दिमागी गुलामी कहे या फिर सुविधा। बुनियादी बात यह है कि यह बदलना जीने के अंदाज की नई प्रवृत्तियों में कुछ सोचा भी हुआ है या सिर्फ भेड़चाल है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक का राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में साझा संसदीय समिति की बैठक में तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। राज्यों की ओर से आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई जाने लगी। इससे सरकार के स्टैंड को झटका लगा है कि राज्यों के अनुरोध पर वह 2013 के भूमि कानूनों को बदलने जा रही है। एक तथ्य यह सामने आया है कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून के बनने के बाद सिर्फ 2 राज्यों ओडिशा और पंजाब में ही भूमि अधिग्रहण किया था। 20 राज्यों ने इस बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है, जिसमें से 18 ने कहा है कि उन्होंने पिछले 2 साल में कोई भूमि अधिग्रहण किया ही नहीं है। ऐसे में 2013 के कानून से मुश्किल आने का सवाल कहां से पैदा होता है? बहरहाल पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्र के भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट ने बारी बारी से इसके खिलाफ प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने आम सहमति से मंजूर किया। असम की सरकार एक नया भूमि कानून बनाने जा रही है। असम के भूमि कानून में ये प्रावधान किया जाएगा कि जो भी कंपनी जमीन लेगी वह प्रभावित परिवार को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देगी। इसके जरिए प्रभावित लोगों की स्थायी आमदनी का इंतजाम किया जाएगा। बिहार में 2 गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। दोनों गठबंधनों में ऐसी पार्टियां एक साथ आई हैं जो आपस में लड़ती रही हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के गठबंधन को बेमेल, अवसरवादी और अपवित्र गठबंधन साबित करने पर तुले हैं। इसके लिए दोनों पोल खोल अभियान शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के पुराने भाषणों का ऑडियो वीडियो इकट्ठा किया गया है। इसमें दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के भाषणों के भी टेप बनाए जा रहे हैं, जो चुनावी सभाओं में दिखाए जाएंगे। इसमें 2 बातों पर फोकस है। पहला ये कि कैसे नीतीश कुमार बिहार में लालू राबड़ी राज को जंगल राज कहते थे और लालू ने कैसे नीतीश को सांप्रदायिक करार दिया था। इसके जवाबी कार्यवाही के रूप में जदयू और राजद के नेताओं ने रामविलास पासवान के पुराने भाषण निकाले हैं। हालांकि पासवान लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ चुके हैं, लेकिन तब भी राजद नेता यह बताना नहीं भूल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान जाकर जनरल मुशर्रफ से अपना परिचय नहीं दिया था, कि उन्होंने गुजरात कांड पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था। जदयू के वॉर रूम में नरेंद्र मोदी के बिहार में दिए भाषणों की सीडी भी तैयार हो रही है, जिन्हें चुनाव प्रचार में सुनाया जाएगा और लोगों से पूछा जाएगा कि चुनावी वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं। नीतीश कुमार ने अपनी संकल्प यात्रा के दौरान भी ऐसे ऑडियो वीडियो टेप लोगों को दिखाए थे।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने जीवन में सिर्फ एक चुनाव हारे हैं, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चुनाव में जगमोहन डालमिया ने उनको 1 वोट से हरा दिया था। उसके बाद डालमिया को हराकर वे बीसीसीआई के अध्यक्ष बने और आईसीसी अध्यक्ष भी बने। अभी वे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वे फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं। इस बार फिर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पवार को इस बार कांग्रेस नेता विजय पाटिल ने टक्कर दी है। पाटिल बिहार के राज्यपाल रहे DY पाटिल के बेटे हैं। पवार की मुश्किल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस नेता विजय पाटिल के पैनल को शिवसेना ने समर्थन दिया है। शिवसेना के कम से कम 2 क्रिकेट क्लब हैं और कुछ दूसरे वोटरों पर उनका नियंत्रण है। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और एक विधायक प्रताप सरनायक उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं। ये दोनों पाटिल के पैनल में हैं। 2 दिन में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2 मीटिंग इस मसले पर की है। पहली बार ठाकरे परिवार क्रिकेट की राजनीति में उतरा है। दूसरी ओर पवार इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कांग्रेस और शिवसेना के एक साथ आने के बाद भाजपा का समर्थन हासिल कर लिया है। एमसी में बहुत मजबूत माने जाने वाले बाल महादलकर ग्रुप का समर्थन पवार को मिल गया है। महादलकर मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हैं। सो इस बार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। अब आज की सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पूर्व आईपीएल कमिश्नर और आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में मदद करने के आरोपों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर कांग्रेस ने आज हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज की सफाई और सरकार व भाजपा की ओर से दिए बयानों को खारिज करते हुए सुषमा के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता PL पुनिया ने कहा कि ललित मोदी को ब्रिटिश यात्रा दस्तावेज हासिल करने में मदद के पीछे एक दूसरे को फायदा पहुँचाने का मामला शामिल है। उन्होंने ललित मोदी को भारत वापस लाने और उनके ऊपर मुकदमा चलाने की मांग भी की है। पुनिया ने कहा कि सुषमा स्वराज ने एक ऐसे दागी व्यक्ति की मदद की है जिसके ऊपर 700 करोड़ रुपए की गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी सहित कई आरोप लगे हैं। मानवीय आधार पर मोदी की मदद करने के सुषमा स्वराज के बयान को पुनिया ने बेबुनियाद बताया और कहा कि पुर्तगाल के कानून में पत्नी के ऑपरेशन से पहले मंजूरी पत्र पर पति के दस्तखत करने का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए मानवीय आधार का कोई मामला नहीं बनता है। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से बातचीत की और उनसे भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिशों का विरोध करने को कहा। राहुल ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर आदिवासियों की जमीन ली जाती है तो इसमें उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नजदीक नोएडा में सरकार ने किसानों की जमीन लेकर रेसिंग ट्रैक बना दिया है। छत्तीसगढ़ की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे राहुल ने पहले दिन कोरबा में आदिवासियों से मुलाकात की। उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि वहाँ भी माइनिंग के कारण आदिवासी बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आदिवासी लोग मजदूर में बदल जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाया है और कहा कि इससे आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने आदिवासियों से भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द कर दी है। साथ ही अदालत ने CBSE को निर्देश दिया है कि वे 4 हफ्ते में फिर से परीक्षा लें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को इस मसले पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस परीक्षा में कुल 6,30,000 छात्र शामिल हुए थे। जस्टिस RK अग्रवाल और जस्टिस अमिताभ राय की अवकाशकालीन बेंच ने इस परीक्षा के आयोजन में शामिल सभी संस्थानों से कहा कि वे तय समय में फिर से परीक्षा के आयोजन में CBSE की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और कई जगह परीक्षा हॉल में छात्रों को सवालों के जवाब मुहैया कराने के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की शिकायत राजनाथ सिंह से की है। इस मुलाकात में केजरीवाल ने केंद्र और LG की ओर से राज्य सरकार के कामकाज में दखल देने की भी शिकायत दर्ज कराई। गौरतलब है कि दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुकेश कुमार मीणा को नियुक्त करने और गृह सचिव धर्मपाल को हटाने के मसले पर LG और मुख्यमंत्री के बीच घमासान चल रहा है।
वन रैंक वन पेंशन की मांग लेकर कल से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश के कई शहरों में पूर्व सैनिकों ने भूख हड़ताल शुरू की है और कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। कल पूर्व सैनिकों ने दिल्ली सहित देश भर में प्रदर्शन किया था और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इस मसले पर कहा है कि सरकार वन रैंक वन पेंशन को पूरा करेगी, उन्हें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि वे इस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसमें थोड़ी जटिलता है जिसे दूर करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का समर्थन कर रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दुनिया भूमंडलीकरण में बदल रही है, इकरंगी हो रही है। खान पान, पहनावे, रहन सहन और रिश्तों सब में एक रूपता आ रही है। चीन और जापान की सभ्यता 100-200 साल पहले क्या रूप लिए हुए थी और आज क्या है, यह वैश्विक विकास की बदौलत है। उस नाते भारत के सवाल अधिक गंभीर है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। पूरे देश में पिछले 2 हफ्ते से मैगी नूडल्स को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सारी चर्चाओं का केंद्र ये है कि मैगी हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। इस बुनियादी सवाल से चर्चा आगे बढ़ी तो इस मुकाम तक पहुंची कि इसका प्रचार करने वाली हस्तियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं। ये दोनों सवाल ठीक हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर मैगी ही क्यों? इस तरह के तमाम डिब्बाबंद उत्पाद स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता का भी प्रचार करते हैं और इस प्रकार के नायकत्व का दर्जा हासिल कर चुकी फिल्म और क्रिकेट की हस्तियां शामिल होती हैं। इसलिए ये चर्चा होनी चाहिए कि कहीं ये उत्पाद स्वाद के सहारे बच्चों और बड़ों की सेहत तो नहीं बिगाड़ रहे हैं। और यह भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर किसी भी ब्रांड का प्रचार करने वाले को ब्रांड की गड़बड़ी के लिए क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जाए। आखिर उस ब्रांड का बाजार बनाने और देश के लोगों को उसका उपभोक्ता बनाने में ब्रांड एम्बेसडर की बड़ी भूमिका होती है। बहरहाल इन विषयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैगी का मसाला तो इस देश की सोच व संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। आखिर ये माना हुआ तथ्य है कि खान पान की आदतें किसी भी सभ्यता के विकास में बड़ी भूमिका निभाती हैं। मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंजल्स ने मानव सभ्यता के विकास पर लिखते हुए कहा है कि अगर आदि मानव मांसाहारी नहीं हुए रहते तो शायद सभ्यता का विकास इतनी तेजी से नहीं हुआ रहता। यह सभ्यता के विकास से जुड़े कई कारकों में से एक है, लेकिन इतना तय है कि खान पान, पहनावा, बोलचाल, रहन सहन आदि बुनियादी रूप से सभ्यता और संस्कारों से जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से मैगी नूडल्स की फटाफट संस्कृति भारत ही नहीं दुनिया की हर सभ्यता की बुनियादी बातों में हस्तक्षेप करती है। यह दुनिया की सारी विविधताओं को खत्म करके उसे एक जैसा बनाने की वैश्विक कोशिश का भी एक हिस्सा है। भारत के समाजशास्त्री हर चीज में एक रूपता लाने की विश्व बाजार की कोशिशों पर चिंतन करके अब थक चुके हैं। इसलिए वे मैगी विवाद में इस पहलू पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आयामी मसला नहीं है। दुनिया के सारे लोग एक जैसा खाएं, एक जैसे पेय का सेवन करें, एक जैसा पहने, एक जैसा बोलें, इसकी कोशिश कहीं न कहीं से तो हो ही रही है। 90 के दशक में डंकल रिपोर्ट के हल्के में भारत में KFC के आने का विरोध हुआ था। 70 के दशक में ऐसे ही विरोध के चलते कोका कोला को वापस भेज दिया गया था। लेकिन आज ये दोनों उत्पाद भारत में मजे से बिक रहे हैं। जब कोक और पेप्सी जैसे उत्पादों के नुकसानदेह होने की CSE की रिपोर्ट आई तो थोड़े समय तक इनका विरोध हुआ, लेकिन यह विरोध पूरी तरह से स्वास्थ्य पर होने वाले इस असर तक केंद्रित रहा। उसके सांस्कृतिक असर को लेकर चर्चा नहीं हुई। मैगी, पिज्जा, बर्गर आज सबका खाना है। डेनिम सबका पहनावा है। कोक, पेप्सी सबसे लोकप्रिय पेय है। अंग्रेजी सबकी भाषा है और चॉकलेट हर मौके के लिए सबसे बढ़िया मिठाई है। यह सब आपकी सुविधा और स्वाद के नाम पर हो रहा है, लेकिन इससे भारत की प्राचीन सभ्यता से जुड़ी कई चीजों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। भारत की विविधता को खास बनाने वाली इन चीजों का नष्ट होना सभ्यता के अस्तित्व के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बदलती जीवन शैली पर चर्चा करेंगे। जरा सोचे, मैगी का एक छोटा सा पैकेट वैश्विक कारोबार और उसमें हमारे बदलते खान पान के कितने बड़े मायने लिए हुए हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों में हमारी प्रवृत्तियां कैसी बदली है, इसका किसी को ख्याल ही नहीं होगा। मुद्दा यह है कि विकास के पीछे भागते हुए
अपनी जीवन शैली को नकलची, भागम भाग वाला बनाना क्या सही है या गलत? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, मैगी नूडल्स के बहाने जिस तरह की बहस हुई है, उस बहस में से आप हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावे, जीवन शैली, इसको लेकर क्या अर्थ निकालते हैं? ये जो मामला है ये सिर्फ मैगी सिवैयाँ का नहीं है, ये मामला सिर्फ पैकेट में बंद या डिब्बा बंद खाने का नहीं है, ये मामला सिर्फ कोका कोला वगैरह, पेप्सी कोला का नहीं है। ये मामला बुनियादी है हमारी जीवन पद्धति का। जो सृष्टि में चीज़ें उपलब्ध हैं उनके साथ मनुष्य का संबंध क्या हो, वो अपने देश और काल के मुताबिक होना चाहिए कि नहीं। अब इस तरह की चीज़ें खाना कि जो मैदा की बनी हुई हैं, जो पाचन को ख़राब करती हैं, ऐसी चीज़ें खाना कि जिनको अगर आप कमोड में फेंक दें, कोका कोला वगैरह, तो सारे नष्ट हो जाएं जीवाणु, ऐसी चीज़ें अपने पेट में डालना और उनको खाना सिर्फ इसलिए कि उनमें स्वाद बहुत है और स्वाद के लिए किसी में क्या मिलाया जाता है, किसी में क्या मिलाया जाता है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं चीजों के ऊपर पश्चिम की सभ्यता, अमेरिकी समाज ने विकास, मतलब जो हम मान रहे हैं कि नहीं ये बहुत गलत है, उसी के आधार पर उन्होंने इतना विकास किया, या वो उनका स्वभाव है, अच्छा, खान पान है, उपलब्धि है, वो क्या गलत है? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप उस विकास के अंदर घुस के देखिए कि अंदर क्या खेल हो रहा है। नहीं, अंदर जो भी है पश्चिम की सभ्यता अपने हिसाब से आज सिरमौर तो है, ठीक है, सिरमौर है, लेकिन ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटीज हैं, इनकी समस्याएं तो बहुत भयंकर हैं। ये पहले लेकिन उपभोक्तावाद का भी एक चक्र जो है, वो चक्र उसको आगे बढ़ा रहा, गति दे रहा, ये आप नहीं मानते? विकास की गति वो है, बिल्कुल यही है। ये उपभोक्तावाद तो वो हमें अपनाना और उसमें हमें ढलना, उसमें मतलब आप बुनियादी किस तरह का नुकसान या खतरा देखते हैं? देखिए, इसमें मूलभूत प्रश्न ये है कि मनुष्य को एक प्रकार का साधन बना लिया जाता है, एक व्यापार का साधन कि फ़ायदा कमाओ। मनुष्य के पेट के अंदर कोई भी चीज़ डालो, उसके लिए उपयोगी है या नहीं, उसकी जुबान के स्वाद को वो पकड़ती है कि नहीं, और वो अपनी जेब खाली करता है कि नहीं, यही सबसे बड़ा कंसिडरेशन है। और इसके कारण अमेरिका में आप देखिए कि रोज़ नाश्ते में लोग जितने प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं उतने प्रकार के व्यंजन नहीं खाते हैं। हर अमेरिकी घर के अंदर आपको दवाइयों का एक बड़ा पैकेट वहाँ डाइनिंग टेबल पर पड़ा मिलेगा। इसी तरह से लोग कितना पैसा खर्च करते हैं अपनी चिकित्सा में, नहीं, अपराधों में, अपराध इतने होते हैं। नहीं, आप अगर देखें तो पश्चिमी सभ्यता में, भले वो अमेरिका हो, यूरोप हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, इन सब में बहुत अच्छी बातें भी अच्छी भी है। मतलब एक तरह से आप पूरी उन चीजों को खारिज करके अपने पुराने खान पान, अपने रहन सहन, अपनी उसी जीवन वृत्ति को टिकाए और बनाए रख सकते हैं क्या? और भूमंडलीकरण के दौर में मैं उनको पूरी तरह से खारिज नहीं करता हूँ। उन्होंने बहुत अद्भुत काम किए हैं, जो अनुसंधान किए उनके लाभ हमको उठाना चाहिए, लेकिन लाभ उठाने के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। अब जैसे फ्रिज का इस्तेमाल, हिंदुस्तान के जितने मध्यम वर्गीय लोग हैं कोशिश करते हैं कि उनके घर में फ्रिज हो जाए, एयर कंडीशनर हो जाए, लेकिन फ्रिज होने का मतलब क्या है? नहीं, लेकिन चीज़ों को बासी करके खाना, चीजें 8-8 दिन तक पड़ी रहें, 15-15 दिन तक पड़ी रहें, नहीं, हम समझते हैं कि ताज़ा है, स्वाद अच्छा है, इसलिए खा रहे हैं। अरे अगर फ्रिज में चीज़ ताज़ा ही रहती है तो उनको 2-3 महीने पड़े रहने दीजिए, देखिए सड़ती है कि नहीं। प्रतिक्षण सड़ती है। जैसे शरीर के बारे में कहा जाता है कि क्षीयते इति शरीरः, कि प्रतिक्षण जो क्षीण होता है वो शरीर है। फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ प्रतिक्षण सड़ती है। इसी तरह से हर जगह एयर कंडीशनड है। अब एयर कंडीशनड होने का परिणाम क्या है कि हम पसीना ही नहीं बहाते हैं, हमको गर्मी में गर्मी नहीं लगती है और ठंड में ठंड नहीं लगती है। वैदिक जी, ये अपनी जगह कई बातें इसमें सही है, लेकिन क्या समाज के संदर्भ में हम क्या इन बातों पर, ये क्या हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र राज्य की कमी नहीं है कि इन सब बातों पर हम सोचते नहीं है? कोई रिसर्च अनुसंधान अपने देश काल के अनुकूल है या नहीं है, इस पे नहीं होता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि पश्चिम की जितनी तकनीक, ज्ञान, विज्ञान है उस सब को हम स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार करते समय अपनी जीवन पद्धति से उसका मेल बिठाएं। हम मेल नहीं बिठाते, वो नहीं कर रहे हैं, हम वो भेड़ चाल पर में चले, हम अंधानुकरण करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसके बहुत गहरे परिणाम होते हैं। पहले तो अपना दिमाग टूटता है, अपना चित्त विकल होता है, फिर परिवार टूटता है, फिर समाज टूटता है, और फिर देश
अंधानुगत हो जाता है, उनके जैसे अमेरिकी लोग चलते हैं उनका अंधानुगमन करता है। लेकिन समाज के संदर्भ में, राष्ट्र राज्य के संदर्भ में इसका आखिर क्या कोई ऐसा मतलब क्योंकि स्वदेशी का है तो वो एक पूरा इकरंगा मामला हो जाता है जो आप करते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं। विश्व अब इतना छोटा हो गया है, भूमंडलीकरण के अंदर और विदेशी का भेद अब बहुत कम रह गया है। लेकिन हम स्वदेशी चीजें भी स्वीकार करें तो विवेक से स्वीकार करें, विदेशी चीजें भी स्वीकार करें तो विवेक से स्वीकार करें। तो इस विवेक का निर्धारण, देखिए विदेशी चीजें स्वीकार करने के पीछे हमारी गुलाम मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम सूट बूट पहनते हैं, हम मांस खाते हैं, हम शराब पीते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम अंधाधुंध पैसा इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं कि अगर ये सब न करें तो हमको लोग भद्रलोक नहीं समझेंगे, हमको बड़ा आदमी नहीं समझेंगे, हम एलिट में नहीं होंगे। तो ये जो गुलाम मानसिकता के कारण ये जो अंधानुकरण होता है ये देश के लिए बहुत विनाशकारी है। हमको अपने पांव पर खड़े रहना चाहिए और उसके बाद सब चीजें स्वीकार करना चाहिए। उसके बजाय हम लोग हमारे पांव फिसल जाते हैं। जो विवेक का और इसका कैसे ताना बाना बने, ये सबसे अहम सवाल। ये काम हमारे समाज सुधारकों का है, साधु संतों का है, विचारकों का है, आपके और मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बहस करें, लोगों को जगाएं कि जो पश्चिमी समाज व्यवस्था का जीवन है उसको स्वीकार न करें पूरी तरह से आंख मीच कर। थोड़ी बात जो अच्छी बातें हैं उनको जरूर लें, लेकिन जो खराब बातें हैं जो हमारी जीवन पद्धति को नष्ट करती हैं उनको बिल्कुल रद्द कर दें। नहीं वैदिक जी, सत्व तत्व वाली बात क्या है, आखिर क्या निकलती है इसमें? मामला सिर्फ भोजन की खराबी का नहीं है। जो चारवाक लोग कहा करते थे हजारों बरस पहले पंच मकार, मैंने उसको कहा है पंच भकार। भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भेषज, इन पांचों चीजों में हम लोग नकलची हो गए हैं। हम भोजन भी खराब करते हैं, भाषा भी हमारी चौपट हो गई है, हमारी वेशभूषा भी चौपट हो गई है, हमारी भेषज, हमारी दवाएं भी, सब एलोपैथी की दवाएं लेते हैं, नुकसान करती है फिर भी लेते जाते हैं। हमारा भजन भी चौपट हो गया है। अपना शास्त्रीय संगीत जो इतना विलक्षण है, अद्भुत है, योग इतनी अद्भुत भारतीय चीज़ है, उसका संसार में प्रचार करने की बजाय, लोगों को आनंदित करने की बजाय हम जैज म्यूजिक और कुछ भी चीज़ें खाते पीते हैं, कुछ भी पहनते ओढ़ते हैं। ये सारा पंचभकार की नीति भारत को भ्रष्ट करने की नीति है। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्वीट करके जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।